चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है भाई, आज ग्रेविटेशन करवाएंगे। ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन? क्या है ग्रेविटेशन? जो भी दो बॉडीज अट्रैक्टेड बाय फोर्सेस। ओके, सीन क्या है कि सारी की सारी बॉडी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या होता है, सपोज दो बॉडी हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है r या फिर d ले लो। ओके, एक बॉडी का मास है m, एक का बॉडी का मास m है। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे अट्रैक्ट करती हैं। किस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं? उन्होंने फोर्स का फॉर्मूला दे दिया, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक कांस्टेंट वैल्यू दी g कैपिटल M छोटा m अपॉन d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर, एनीथिंग जो कि डिस्टेंस के बीच में। समझ आ गई इतनी सी बात? दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता लगा उनको? जब वो एक बार पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उनके ऊपर से क्या गिरा? एप्पल। ओके, देन ही स्टार्ट थिंकिंग कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा? ऊपर भी चला जा सकता था टूटने के बाद, इधर उधर कहीं भी जा सकता था। तो उनका दिमाग दौड़ा उस चीज से कि भाई क्या है चक्कर, एप्पल नीचे क्यों गिरा? देन ही सेड कि भाई एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। बोला ठीक है, तो क्या अर्थ जो एप्पल को अट्रैक्ट करती है, तो एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया? तो बोलता बिल्कुल किया होगा, लेकिन फिर अर्थ क्यों नहीं गई एप्पल की तरफ? अर्थ भी जा सकती थी अगर ऐसा ही है तो। देन ही सेड दैट, वही वाली चीज तुमने पढ़ी होगी, फोर्स इक्वल्स टू ma, यस और नो? एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होती है? जिसका मास कम होता है ना? m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। समझ आ रही इतनी सी बात? इसलिए एप्पल जाता है, ना कि अर्थ। एप्पल का मास और अर्थ का मास कितना होगा कंपेरेटिव? एकदम नेग्लिजिबल, लाइक समुद्र से एक गिलास पानी। समझ आ रही है? इसलिए अर्थ एप्पल की तरफ नहीं गई, एप्पल अर्थ की तरफ आया। यही रीजन है कि मून और अर्थ में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, लेकिन अर्थ मून की तरफ नहीं जाती, बल्कि मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे मून घूमता है ना अर्थ के पास, जैसे अर्थ है और ये छोटा सा मून घूम रहा है, हर एक पॉइंट पे जो आपका मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रही इतनी सी बात? अब ये कैसे पता लगा? क्या होता है, तुमने देखा होगा, तुमने कभी अगर पत्थर घुमाया होगा धागे में बांध के, हैव यू नोटिस्ड? तो आप उसे फोर्स लगाते हैं, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंटर में जो फोर्स लग रही है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हो आप, वो हर एक पॉइंट पे लग रही है, और जैसे हल्का सा भी छोड़ दो आप उसको, वो सीधा स्ट्रेट निकल जाता है, राइट? यानी हर एक पॉइंट पे फोर्स उसको मोड़ रही है बार बार। एम आई राइट और नॉट? और जैसे आपने उसको छोड़ा तो ये निकल गया सीधा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद द मून टू। मून भी अर्थ के अराउंड घूमे जा रहा है, हर एक पॉइंट पे उसे फोर्स लग रही है। ओके, यही रीजन है कि मून सीधा नहीं निकल रहा। लेकिन अर्थ क्यों नहीं घूम रही मून के अराउंड? कि अर्थ और मून के डिफरेंस है, मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ओके, हमने पढ़ा था इन द चैप्टर्स ऑफ दैट इन ज्योग्राफी, मून इज क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द अर्थ, राइट? सेम थिंग क्या होती है, आपके सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। सन का तो ये तोड़ ही नहीं है, सन तो बहुत बड़ा है, तो सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। समझ आया? अर्थ भी घूम रही है एट द एंड। तो दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आई क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? नॉट इवन इन दिस सेलेस्टियल बॉडीज, एवरीबॉडी ऑन अर्थ, ऑन यूनिवर्स हैज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबके सब एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो पास में क्यों जा रहा है? कौन? अर्थ उसके अंदर क्यों नहीं जा रही? कहाँ पे? सूरज के। अर्थ सूरज के अंदर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो आपस में लाइक, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है, लाइक जैसे ये मान लो कि जैसे सन है, सन ये अर्थ, ठीक है? तो सीन क्या है भाई, जो काम यहाँ हो रहा है वो भी यहीं हो रहा है, अर्थ सन। सुनो मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। तो सन ने अर्थ को खींचा, इसी बहाने घूम रहा है। अब तुम बोलोगे नीचे क्यों नहीं जा रही, ये तो बोल रहे हो कि अर्थ भी तो अट्रैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं इसको। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मतलब कि उसको ग्रेविटेशन क्या कहते हैं उसको, कि लाइक है ही नहीं, देयर इज अ ग्रेविटेशन अट्रैक्टेड बाय अर्थ टू। नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा ही कम होता तो चली जाती है अंदर, तो वो भी ग्रेविटी होगा। बिल्कुल सेम, दिस इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड दिस वन सन। यही कारण है घूम रहे हैं आपस में। ज्यादा होता तो पास आती है एप्पल की तरह। दिस इज द रीजन कि भाई इनमें
खींचा खींची चल रही है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये इसको पकड़ के रखा हुआ है इसने अपने ऑर्बिट पे। दिस इज द केस। अगर पकड़ के नहीं रखा होता तो या तो अर्थ सीधी निकल जाती या तो अर्थ घूम के नीचे गिर जाती। ओके, दिस इज द थिंग। सेम विद इज मून, वो भी तो लगा रहा है। टाइड क्यों होती है, कहते हैं ना ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ मून, टाइड उठ रही है तो मून की भी तो लग रही है कहीं ना कहीं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इतनी उसकी एप्पल के राउंड नहीं छोटी थी, मतलब पता लगा अगले टाइम में मून 5 सेकंड में नीचे। दिस इज द केस। ओके, तो लिखो ग्रेविटेशन के बारे में। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ the motion of the moon around the earth is due to centripetal force. Is due to centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. Not only earth attracts the moon, not only earth attracts the moon, but all the objects in the universe, क्या लिखा है बे, कौन सा एक्टस, attract each other. Force of gravitation. This force of attraction between object is called gravitational force. This force of attraction between object is called gravitational गुरुत्वाकर्षण force. ये डायग्राम बना लेना। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास छोटा m है, उनके जो डिस्टेंस है d, तो भाई क्या होगा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होगा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डायग्राम बना लो। ये देखो यार, ये जो जी है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी ये फॉर्मूला किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने। ओके, लेकिन जी की वैल्यू दी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश गेव द वैल्यू ऑफ जी बाय पुटिंग सम फॉर्मूला। वही फॉर्मूला क्या, इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, ऐसे करके दे दिया। और इसकी वैल्यू है 6.676 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
11। इसकी जो यूनिट आई वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आती है एग्जाम में 6.676 इंटू 10⁻11 -11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये कहानी थी। अब क्या हुआ, एक है टॉपिक फ्री फॉल। क्या? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या देखो रे, सपोज एक हाइट है, ठीक है, आप खड़े हैं उस पर, आपने नीचे एक बॉल फेंकी, ठीक है, ये जो है बॉल नीचे आ रही है। तो जो बॉल नीचे आ रही है, अगर मैं देखो जैसे सपोज पीसा टावर कहाँ है रे, है पीसा टावर है इटली पे। किस चीज का टावर है? झुका हुआ है। स्लैंट है थोड़ा सा, अच्छा। गिरता नहीं है, लगता है कि गिर जाएगा, गिरता नहीं है। जब आपने ऊपर से बॉल फेंकी, अगर हाँ रे क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है तुम्हारा? हरिवंश। अगर तुम्हें बालकनी में खड़ा कर दिया जाए, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर दे दिया जाए और एक पेपर दे दिया जाए और उसको फेंकोगे तुम नीचे, क्या वो एक टाइम पे गिरेंगे, अलग अलग टाइम पे गिरेंगे, कैसे गिरेंगे? यार दोनों साथ छूटेंगे, लेकिन पत्थर पहले गिरेगा, पेपर आराम से जाएगा। हाँ भाई, पेपर लेट गिरेगा, उड़ भी सकता है और भी उड़ सकता है। पेपर उड़ भी सकता है ऊपर। नहीं ऊपर नहीं, भी डायरेक्ट साथ में गिरेंगे। सही बात है। एयर अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो काम नहीं करता है वाला लॉ, लेकिन जब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो चाहे पत्थर गिरा हो चाहे पंख गिरा हो, दोनों एक ही साथ गिरेंगे। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब भी फ्री फॉल होता है उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भाई,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, सीधा मामला क्या होता है, सीधा नीचे जाता है एंड अल्टीमेटली इट कौन सी क्या लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से दोनों एक साथ गिरते हैं नीचे। अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को बराबर इक्वली अट्रैक्ट करती है। ओके, अब कहानी आती है, जैसे एक तो ये हो गया मामला, ठीक है। तो जो बोला कि जो नीचे आ रहा है, तुमने देखा बॉल को तुमने यहाँ पे फेंका, सपोज उसकी स्पीड थी यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, यहाँ पे नीचे आई 20 किलोमीटर पर आवर होगी, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हो जाएगी ना, एकदम एंड में आएगी तब और भी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो उसने देखा है स्पीड बढ़ रही है, बार बार स्पीड बॉल की बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है उस पर। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ, ये एक्सेलरेशन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसे बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका बोला कि चलो ठीक है, इसकी फोर्स कितनी लगी होगी, लगभग m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला है ना ये एम ए। अब लेकिन इसने ए को क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम जी बोल दिया। समझ आ गई बात। अब बोला भाई इनको और इनको कोरिलेट करो, एक ही बात है वैसे तो इसको और इसको कोरिलेट करके इन्होंने क्या निकाला, ये छोटा m था, इसको से काट दिया तो g की वैल्यू आ गई ये g इक्वल्स टू कैपिटल G बड़ा m अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। डी स्क्वायर करने की अर्थ की बात कर रहे हैं भी, तो अर्थ का रेडियस आएगा आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू दे पुट फॉरवर्ड बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। यही है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट द एंड। तो इस फोर्स के लिए लगाया तो g की वैल्यू आई, इन्होंने कैलकुलेट करा होगा, देन फाइनली दे फाउंड द g की वैल्यू 9.8। स्पीड क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है तो ये होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैनी टाइम्स। इसके लिए वैसे g क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये जो अभी बताया मैंने, ये था मास ऑफ अर्थ और ये थी रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब पता ही है हमको लगभग। एम आई राइट और नॉट। तो जब ये बात हुई तो g की वैल्यू आ गई। अब मुझे खुद ही देख के बताओ, जब ये फॉर्मूला है g इसके इक्वल है, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, तो कहाँ पे g की वैल्यू सबसे ज्यादा लगेगी, अर्थ की रेडियस सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है, और सबसे कम कहाँ होती है, राइट। तो इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा, रेडियस सबसे ज्यादा, तो g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। तो यानी g की वैल्यू सबसे कम कहाँ लगती है, इक्वेटर पे, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी। तो समझ आ गई कहानी, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, राइट डाउन दिस, लिखो फ्री फॉल, हेडिंग डालो फ्री फॉल, इस फॉर्मूले को लिख लो फ्री फॉल डाल के, ये वाला फॉर्मूला लिख लो फटाक से, और ये लिख लो वैल्यू, और फिर एक लाइन लिखवाता हूं कि वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ स्मॉल g, वैल्यू ऑफ स्मॉल g is greater at poles, greater at poles and less at equator। उल्टा बोला आपने, उल्टा बोला मैंने, सही बोला। सही बोल। वैल्यू ऑफ g is greater at poles and less at equator। समझ आ गई। तो ये कहानी आपके वैल्यू ऑफ g की। और क्या इसमें लिख लो एक चीज, लिखो अलग से, इफ वी थ्रो स्टोन एंड अ पेपर, स्टोन एंड अ पेपर फ्रॉम अ हाइट in a vacuum chamber, in a vacuum chamber that is considering, vacuum chamber लिख दे तो काफी है, in a vacuum chamber then both the objects will fall at the same time on the earth। वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं। समझ आ रही है कहानी। तो उसने बोला, इसने कितनी प्यारी बात बोली है, पेपर तो उड़ भी सकता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, बट जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा दोनों के दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। This is because of free fall both the object fall at the same time on the earth। This is because of the force of gravity acting in the free fall। हाँ भाई अनुराग, तुम्हारा मास कितना है, 70 kg, कितना, 70 70 kg। क्या वो मास है तुम्हारा, और फिर वेट कितना है, न्यूटन में आएगा ना, कितना, 70 न्यूटन। न्यूटन में पता नहीं, वो रेट पता नहीं।
70 किलो की बोरी हो तुम, सही है। हाँ भाई, कितने किलो की चावल की बोरी हो तुम? 68 अरे 68 70 के आसपास। ओके, क्या है ये तुम्हारा, मास है वेट है? भैया मास वेट है मेरा तो ये। वेट है, वेट नापने आते हो ना? हाँ भैया। ये भी ठीक है, तो केजी लगाएंगे, चलो न्यूटन कर देते हैं इसको। क्या होता है डिफरेंस? जो मास बता दो। हाँ बताओ, जो मास मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? जो मास हम एक्सर्ट कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मास पहले ही बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था? neither be created nor be destroyed. मास इज अ मेजर ऑफ इट्स क्वांटिटी इनर्शिया, ठीक है। मास एक मेजरमेंट होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जो अपनी पोजीशन पे वो अपनी पोजीशन पे जो रेस्ट पे नहीं हो रेस्ट। ठीक है, तो मास इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास कैन नाइदर बी लाइक क्या बोलेंगे, इट कैन नॉट बी चेंज, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतना याद रखो इसको हल्का फुल्का। और क्या है, इसकी यूनिट बिल्कुल सही है, केजी होती है। लेकिन अब जो वेट नापते हो, वेट आपका एक्चुअल में दिस इज अ फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितने अट्रैक्शन से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है? इट्स अ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन यू, ठीक है। आप पाँव रखते हैं, वो अट्रैक्ट कर रही है आपको, समझ आ रही है? मून कम अट्रैक्ट करता है, आपका वेट कम हो जाता है वहां पे। अर्थ ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आपका वेट ज्यादा होता है। समझाया क्या है ये आपका वेट? दैट्स व्हाई द वेट इज चेंजेबल। इट इज 1/6 ऑन मून, इट इज 1/6 ऑन मून। जब देखा गया वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ को, इट इज लाइक 1/6। तो वेट ऑफ मून पे क्या आएगा आपका? जितना अर्थ पे वेट होगा आपका, उसका 1/6 होगा। अनुराग का 70 है, डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट कुछ। क्या बे? 11 पॉइंट कुछ आएगा। अच्छा 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 1 का भाई 11 ही पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है 11 6 है ना 11 पॉइंट कुछ ठीक आएगा। है 11 पॉइंट अपने पे भरोसा नहीं है थोड़ा। ठीक है, बताओ 11 किलो का हो जाएगा। और मस्त एकदम, अनुराग को भी पकड़े हुए क्या मस्त एकदम दूर 10 किलो की बोरी, शॉर्टपुट बना दिया अनुराग का। ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। 1/6 वेट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून। अर्थ जितने ग्रेविटी से आपको अट्रैक्ट करेगी वो आपका वेट होता है। सेम काइंड ऑफ थिंग इज विद मून, दैट्स वेट इज चेंजेबल। वेट की यूनिट क्या होगी? कि फोर्स है ये तो न्यूटन, सही बोला अनुराग यहाँ पे। और मास की यूनिट केजी होती है, तो पता ही सबको। ओके, तो हम गलत बोलते हैं हमारा हम भाई मास वगैरह क्या है ऐसा करके। हम वेट नापते हैं, वेट इज न्यूटन, इट्स न्यूटन, द यूनिट इज न्यूटन बिकॉज इट्स अ फोर्स। ओके, तो राइट डाउन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the measure of its inertia. Mass of an object is a measure of its inertia. Greater the mass, greater the inertia. Greater the mass, greater the inertia. It remains the same whether the object is on Earth, Moon, or even outer space. It remains the same whether the object is on Earth, Moon, or on outer space. ठीक है भाई, वेट के बारे में लिखेंगे। वेट के बारे में लिखेंगे वेट, WAIGST, वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। तो वेट को नापने का तरीका होता है F इक्वल्स टू, इधर देखो रे, F इक्वल्स टू mg। तो वेट ये होता है आपका एक्चुअल में आपका मास और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ रही हो समझ में? अर्थ अलग अमाउंट में एक्सेलरेशन करती है और मून अलग अमाउंट में करता है, इसलिए अलग मामला हो जाता है। ये तो सेम ही रहता है। तो दिस इज द केस। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which it is attracted towards the earth.
It is attracted towards the earth. It has both magnitude and direction. क्या है रे प्रशांत ये वेक्टर स्केलर वो है वेक्टर वेक्टर है गुड The weight of an object depends upon the location. The weight of an object depends upon the location, that is, it changes from one place to another. The weight of an object depends upon the location, that is, it changes from one place to another. लिख लो इसमें ये वाला फॉर्मूला. Weight on moon is equals to weight on earth divided by 6. 1/6 हो जाता है. Weight on moon is equals to 1/6 of weight of earth. समझ आ गई भाई? प्रेशर करवा दिया तो प्रेशर वाला मामला. एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा, कम होगा, ज्यादा होगा? प्रेशर कम लगेगा बिकॉज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. एक है प्रेशर इन फ्लूइड्स. ओके, देखो भाई, सपोज एक कुआं है. ओके, कुआं है, इसमें पानी है यहां तक. आपने एक बकेट डाली, पानी भरा, ऊपर ले आए. दिख रहा है? धरती. ओके, जब आप पानी भरते हैं इस बकेट में, तो बकेट जब पानी के अंदर रहती है हल्की लगती है थोड़ी सी, राइट. जब ये बाहर आ जाएगी, सपोज बकेट कम्स हेयर, तो थोड़ी भारी लगेगी. लगती है नहीं लगती? ऐसा क्यों होता है? एक फोर्स लगती है पानी में. उल्टा लेते हैं इसका और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आप सपोज कभी भी बॉटल है, बॉटल को बंद करके पानी की बाल्टी में डालो, खाली बॉटल, फोर्स लगी हुई लगती है, ऐसा लगता है उछाल रही है ऊपर की तरफ, है ना. वाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स. ठीक है, मग्गा उल्टा करके डालो तब भी लगता है, और वो बुड़ुक बुड़ुक हो जाता है, अगर टेढ़ा करो है ना. ये हरकतें सब करते हैं, एक्सपेरिमेंट. और वे साइंटिस्ट समझते हैं अपने आप को. ठीक है. तो सीन क्या होता है, पानी भी आपके फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, राइट. ग्रेविटी की वजह से बाल्टी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, और पानी जो फोर्स लगा रहा है उससे कहते हैं बाइंड फोर्स. क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, बाइंड फोर्स भी कहते हैं. तो पानी भी आपका फोर्स लगाता है आपके मटेरियल के ऊपर. ओके, पानी ही नहीं, कोई भी फ्लूइड, जिस भी किसी भी फ्लूइड में डालोगे वो फोर्स लगाएगा. सिंपल सी बात है. ओके, दिस इज कॉल्ड बाइंड फोर्स. इट इज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज. हुआ क्या था, भाई साहब एक बार नहाने के लिए बाथ में गए. ओके, इसमें गए बाथ में, तो भाई साहब घुसे, जैसे उन्होंने एक पाँव डाला, पानी हल्का सा ऊपर आया, वो दोनों पाँव डाले और आया, भाई साहब लेट गए, पानी निकल गया, भाई साहब खुश हो गए. आर्किमिडीज कहते हैं वो नंगा ही भागता हुआ राजा के दरबार तक गया था. आई हैव लाइक यूरेका यूरेका बोलता हुआ, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट. क्या गॉट इट, क्या गॉट इट? बाइंड फोर्स. Then he just told them कि बाइंड फोर्स होती क्या है. ओके, डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल. यही कारण है कि आपका जो बाइंड फोर्स है, जब ये पता लगी, we were able to like draw the design of ships in a way so that they can float. शिप में भी होता है ना, स्टील वगैरह सब कुछ होता है, उनमें भी उतने ही अमाउंट की शिप आपकी तैर जाती है पानी में, और उतने ही अमाउंट का अगर हम कोई वेट डालेंगे आयरन को, वो डूब जाएगा. द रीजन इज बीइंग बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस क्रिएटेड बाय दिस थिंग. ओके, तो वही कहानी है. देखो, अगर मैं देखा जाए, प्लास्टिक कितना ही भारी हो डाल दो तैरेगा, बट एक छोटी सी आयरन नेल डूब जाती है. Why? The iron nail has a density greater than that of plastic one. जिस भी फ्लूइड में आप किसी चीज को भी डाल रहे हो, उस फ्लूइड से कम डेंसिटी होनी चाहिए जिसको आप तैराना चाहते हो. अगर ये एक मटेरियल है, ये फ्लूइड है कोई भी, अगर मुझे इसमें तैराना है तो इसकी कम होनी चाहिए इस फ्लूइड से. पानी है तो पानी से कम होनी चाहिए. तो हम शिप्स का डिजाइन इस तरीके से तैयार करते हैं कि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, मास अपॉन वॉल्यूम.
ओके, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं उनके मास के कंपैरेटिवली में, डेंसिटी कम हो जाती है इक्विवेलेंट टू वाटर, और वाटर से कम हो जाती है तो शिप तैरती है मस्त तरीके से. दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाई द शिप्स फ्लोट ऑन वाटर एंड व्हाई इवन अ स्मॉल नेल ऑफ आयरन सिंक्स इन अ वाटर. ओके, तो लिख लो इसके बारे में कि व्हेन अ बॉडी is immersed fully or partially in a fluid, when a body immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force. It experiences an upward force when a body is immersed fully or partially, थोड़ी सी भी, partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it. कितनी होगी? जितना वो वेट डिस्प्लेस करेगा. देखते हैं ना आप, आपने मग्गा पानी में डाला, पानी ऊपर आता है तो कितना आता है? वो एक टाइम तक ही ऊपर आएगा. जैसे ही आपकी बॉटल या फिर आपका मग्गा या बाल्टी, जितनी भी पूरी बाल्टी अगर चली गई पानी में, सपोज ये थोड़ा इतना आया, आप अगर उसको कितना भी नीचे ले जाओ वो इससे ऊपर नहीं आएगा, कि उसने अपनी बॉडी ने वेट के हिसाब से पानी ऊपर भेज दिया भी जितना भेजना था उसको. आ गया समझ में? तो दिस इज द केस. दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल. लिख लो. ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी less than that of a liquid, objects of density less than that of a liquid floats on the liquid. Object, अगली लाइन में लिखो. Objects of density greater than that of a liquid, objects of density greater than that of a liquid sinks in a liquid, डूब जाएगी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक होती है रिलेटिव डेंसिटी. क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी रिलेट कर रहे हैं किस किस से? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. समझ आ रही इतनी सी बात? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देना, उससे रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे. हाँ भी प्रशांत, इसकी यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? सेम ही होगी. मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्या बोलते हैं? हाँ, मास पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब. राइट, ये होगी यूनिट. क्या होगी? कुछ भी नहीं. यूनिट लेस होती है. अरे डेंसिटी डिवाइड होगी ना. समझ आ रही नहीं आ रही है? अब इसकी कोई सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी थी 11 मीटर केजी पर मीटर क्यूब. इसकी कोई वाटर की 1000 केजी पर मीटर क्यूब. तो ये केजी मीटर क्यूब कट नहीं गया और ये आपस में कट गए. 0.011 इतना नंबर आएगा बस सीधा. इट इज यूनिटलेस. मैनी टाइम आस्क्ड. ऑप्शन ये भी होता है केजी पर मीटर क्यूब. समझ आ रही है? लिख लो रिलेटिव डेंसिटी. फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो. रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर. ये रहा फॉर्मूला. ठीक है? डेंसिटी ऑफ अ मास मतलब ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर. इसमें नीचे लिखो ताकि इसमें पता लग जाए. बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज. सेम ही तो है. बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज नो यूनिट. इट हैज नो यूनिट. लिख ले. हाँ भाई सुधीर, तुम्हारे गांव में दूध आता है? पिया है? जो दूध का दूध लाता है अपने डब्बे में भर के, तो पानी मिलाता है उसमें, वो ऐसा सुना है? मिलाते होंगे. तो कैसे पता लगता है कितना पानी है उसमें? कौन सा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? लैक्टोमीटर, जो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है. ऐसे ही क्या होता है आपका, किसी भी डेंसिटी बताने के लिए, किसी की भी डेंसिटी बताने के लिए उसमें भी आपका हाइड्रोमीटर यूज होता है. ओके, हाइड्रोमीटर डेंसिटी बताएगा, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क बताएगा.
प्योरिटी ऑफ गोल्ड, हाइड्रो या हाइक्रो? हाइड्रो हाइड्रो हाइग्रो तो ह्यूमिडिटी बताएगा, हाइड्रोमीटर डेंसिटी बताएगा, डेंसिटी किसी की सब्सटेंस की। एक तो लैक्टो अरे सुन लो पहले, सुन, लिखना शुरू हो जाते हो, सुन तो लिखवा दूंगा भाई। ये तीनों मीटर जो बताए, कौन कौन से बताए? हाइड्रो, लैक्टो, हाइग्रो हाइग्रो तो बोला ही नहीं है, तो उसने पूछा गोल्ड का बताया था कुछ। बस गोल्ड का बोला, प्योरिटी। ऑल दीज कैन बी फाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया था, उसके बेसिस पे काम पता लगता है इन लोगों का, ठीक है। लैक्टोमीटर इस टाइप का होता है, थोड़ा सा गांव में जाना, ऐसे ऐसे होगा, उसमें रीडिंग स्केल बने होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ये ग्लास है, समझ आ रही है? इसमें सपोज मिल्क कैसे यहाँ पे डाला, और उसकी यहाँ पे शायद यहाँ पे होती है या यहाँ पे होती है, मे भी शायद यहाँ होती है, ठीक है। तो खैर, तो जब इसको आप उस मिल्क में डालते हैं, ये अगर एक बेसिक रीडिंग होती है कि सपोज 20 to 25, इसके बीच तक यहाँ तक डूब पाता है, ये पूरा का पूरा नीचे चला गया, डूब गया, तो यानी कि मिल्क प्योर है। इससे हल्का सा भी ऊपर गया तो मिल्क की इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। अगर इसकी पूरी पूरी डंडी डूब गई तो पानी है, दूध नहीं है, वो छोड़ देना उसको, ठीक है। लैक्टोमीटर, कभी गांव में जाना, दिखेगा तुमको, डेयरी पे जाना, गांव में देते हैं ना जो दूध देने जाते हैं आप लोग, वहाँ पे डेयरी पे, वहाँ पे वो एक बंदा होता देखता है, मैंने देखा है। लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गोल्ड वाला क्या है? लिख लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और चलो जल्दी जल्दी। Archimedes principle has many applications. Number 1, in designing ships and submarines, है ना? क्या रे? INS मुर्मुगाओ। हाँ भैया In designing ships and submarines. In designing lactometer, मतलब lactometer also uses this. Second is lactometer. इसमें लिख लो finds purity of a milk. लैक्टोमीटर, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करता है। सेकंड, थर्ड, हाइड्रोमीटर्स फाउंड आउट द डेंसिटी, हाइड्रो, HYDRO। फोर्थ इज प्योरिटी ऑफ अ मिल्क, मतलब प्योरिटी ऑफ अ गोल्ड, गोल्ड गोल्ड, वो भी पता लगा लेता आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। जब इसने यूरेका बोलता हुआ गया था, तो आर्किमिडीज ने क्या करा, प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकाली थी राजा के ताज की। ओके, स्टार्ट करो। वर्क एंड एनर्जी। देखो भाई, वर्क बेसिकली, वर्क क्या है? काम करना। फिजिक्स में काम करने की परिभाषा थोड़ी अलग है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, जागते हैं, सोते हैं, वो काम नहीं है फिजिक्स के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप बोरी उठा के इधर से उधर ले जाएंगे, आप किसी को भी धक्का मार के इधर से उधर कर देंगे, वो काम है, लेकिन घर वाली नजरों में वो मजदूरी है ठीक है। हाँ, तो बेसिकली वर्क इज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर देना और दूसरी पोजीशन में ले आना। यानी वर्क की जो परिभाषा है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एसएस डिस्प्लेसमेंट, कि किसी ना कहीं फोर्स लगी होनी चाहिए और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस पक्का होना चाहिए, ठीक है। आपने फोर्स लगाई दीवार पे, दीवार हिली नहीं, वर्क नहीं हुआ, ओके। आपकी तरफ से आप थक गए लेकिन वर्क नहीं हुआ। मैंने इसको यहां से उठा यहाँ रख दिया, वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गई यहां से यहाँ, ओके। तो फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझा कितनी सी बात? वर्क इज अ क्वांटिटी ऑफ व्हाट? स्केलर वेक्टर। वेक्टर। इट्स अ स्केलर, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। तुम रिवाइज नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है, बस अंदाज़ बोलते रहते हो। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। समझा कि भाई? पहली चीज। तो सेकंड चीज, इट्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? और डिस्टेंस की मीटर। तो न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, सही बात है। और क्या कह सकते हैं? जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनके सरनेम के नाम पे इनकी यूनिट आई। एक जूल ऑफ वर्क क्या होता है? एक जूल ऑफ वर्क वो होता है जो उसमें 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस मूव कर दे ऑब्जेक्ट को। समझ आ गई भाई? तो एक जूल, जूल को जे से भी दर्शाते हैं। समझ आ गई भाई? दिस इज वर्क, सिंपल, लिख लो इसको। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। F into S, it has no direction, that means it's a scalar quantity. It has no direction, that means it's a scalar quantity. तो फिर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है,
ठीक है, लेकिन वो जो है इसकी आपकी तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा, और थीटा हमेशा लेते हैं हम 0, तो 0 डिग्री में थीटा क्या होगा, 1 होती है वैल्यू उसकी, राइट, ठीक है, 1 वैल्यू होती है, तो हमेशा सीधा ही जाएगा, ये सीधा जाएगा, एक ही डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक है, मान लो आपने नाम ला दिया, मान गए। तो यही डायरेक्शन होती है। एनर्जी के बारे में लिखो, एनर्जी देखो रे, ओए, अरे बाहर निकालू काइनेटिक एनर्जी की स्पीड से, तो सुनो सबकी, लेकिन ओपिनियन अपना अच्छा बनाओ, एक ऑथेंटिक ओपिनियन बनाओ, इतना हो सीख के जाओ यहाँ से। क्या कहते हैं रे इसको, क्या कहते हैं इसको, एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल। एनर्जी, एनर्जी जो अपनी बुक में पढ़ने के लिए वो 2 टाइप की, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक इज हाफ mv², और ये होती है आपकी mgh, मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो रे, नॉर्मल सी बात, तो क्या है जो एनर्जी है, एनर्जी इज व्हाट, कैसे पता लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, लिख लो, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। जिस भी इंसान, व्यक्ति या वस्तु में कैपेसिटी होगी वर्क करने की, उसे कहेंगे इसमें भैया एनर्जी है, काम कर सकता है। काम क्या था, व्हाट इज द फुल लाइक फॉर्मूला ऑफ काम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो जिसमें भी ऐसा होगा वो करेगा काम, राइट। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वर्क के बराबर ही होगी। काम की बात करें तो इनकी भी यूनिट क्या होती है, जूल, इनकी भी यूनिट क्या होती है, जूल, JOULE, सेम है यार। जब भी किसी भी व्यक्ति की एनर्जी उसकी स्पीड से पता लगती है, लाइक बोलते हैं अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। सपोज एक फुटबॉलर भागता हुआ आ रहा है, वो एक बंदे से, बंदा स्टिल खड़ा है, वो उस पर टकराएगा तो उसको ले मरेगा कहीं ना कहीं, लाइक डिस्प्लेसमेंट हो ही जाएगा उसका, समझ आ रही है। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट करे उसकी स्पीड से हो रहा है। जैसे कोई भी लाइक कोई भी मूविंग होते हुए आ रही है, वो आराम से किसी भी चीज को डिस्प्लेस कर सकती है बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो एनर्जी जिसकी, जो कि मेनली वेलोसिटी की वजह से आती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², m इज मास, v इज वेलोसिटी। अगली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या, वो एनर्जी किसी की पोजीशन या शेप की वजह से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी हाइट की वजह से। देखो रे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज मैंने इसको उठाया, यहाँ से उठाया, अब मैं तो छोड़ूंगा नीचे आ जाएगा, राइट। तो क्या हो रहा है, काम कर रहा है, एट द एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, नीचे जा रहा है। तो जैसे इतनी हाइट करूंगा उतना ज्यादा काम होगा, समझ आ रही है। अब एक और चीज, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लाइक mgh, g is एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h is हाइट। अब मुझे बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको ऐसे उठाया, यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे लाया, ठीक है, या फिर ऐसे करके ऐसे ले गया, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया इसने, आया ना, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इन दोनों में से कौन सा एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट तो सेम है ना, हाइट सेम है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं होती, सीधा डायरेक्ट हाइट पे होती नहीं। चलो फाइनल पोजीशन के, अब ऐसे ऐसे घुमा के लाऊं, फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट तो सेम है। तो ये कहना चाह रहा हूं बस, ठीक है रे। लिख लो इसमें हल्का सा, एनर्जी के बारे में लिख लिया। देखो, इट्स यूनिट इज जूल। काइनेटिक एनर्जी लिखो सीधा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी लिखो सीधा mgh। लिख लिया, इतना काफी है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी में लिख लो, इट डिपेंड्स on the initial and the final position, on the initial and the final position, not on the path, not on the path। एक और चीज देखो रे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं।
ये लाइक फ्लोर है, ये नीचे लाइक बेस। ओके, यहाँ से तुमने कोई बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल फेंक रहे हो तुम नीचे और बॉल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मुझे देख के बताओ, नॉर्मली हाइट है इसकी h, राइट। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², बिकॉज फॉर्मूला है, लेकिन जीरो क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है किसी भी पॉइंट पे mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होते हैं, इक्वल वैल्यू आएगी हमेशा हर एक पॉइंट पे, चाहे इसको ऐड कर लो यहाँ पे। क्यों, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी, जैसे मैंने बॉल छोड़ दी, समझ आ रही है, तो हाइट कम होती गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती गई, नहीं बढ़ती गई, बढ़ेगी ना वेलोसिटी से नीचे आएगा बॉल, है ना। अब जब एंड पे आएगा, मान के चलो बस टच होने से हल्का सा पहले, जैसे स्पाइडरमैन में था, देखा था ऐसा, लेकिन मर जाती है बेचारी, है ना। ठीक है, तो मस्त सीन था वो, मतलब बच गई, इमोशनल था वो तो, ठीक है। कौन सी वाली तो स्पाइडरमैन में? अब सुन लो, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे ऐसे पहुंचता है, तो मान लो ये पूरी पूरी हाइट है, तो यानी कि यहाँ पे mgh क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि हाइट क्या होगी, जीरो, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यही तो हो रहा है दैट द काम, पी आपकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, के बढ़ रही है। अब जब बढ़ रही है और ये घट रही है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, दोनों का सम सेम आएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो यही बोला उसने कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है कभी भी किसी भी फॉर्म में, तो एनर्जी फॉर्म बदलती है। सन की हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फूड में। फूड को हम लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी तो एट द एंड वहां से एनर्जी निकल रही है, ग्लूकोज। तो काइंड ऑफ दैट थिंग, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लिख लो इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भैया एक पोटेंशियल एनर्जी वो भी तो होता है, टर्म वैसी भी है ना, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में अगर मूविंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मूविंग स्टार्ट होगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। यही बात है, बिल्कुल यही है, वही है। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी पोजीशन या शेप की वजह से। आपने धनुष को ऐसे किया, जो आपका आर्च, वो क्या होता है, बो एंड एरो, बो, तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बना दी, छोड़ दे साथ ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से। रबर बैंड है, रबर बैंड को खींचा, शेप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी उसमें कैपेसिटी टू डू वर्क हो गया उसमें। अब यहाँ पे छोड़ दे साथ ही काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों mgh होता है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड होती है, हाइट पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, इसमें क्या कंजर्वेशन एनर्जी में, ठीक है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में लिखो कि भैया मेरा क्वेश्चन तो सुन लो, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा यस, क्योंकि h ज्यादा है ना, देखो फॉर्मूला, मतलब हाइट पे कोई चीज पड़ी तब भी हाइट, यस, उसकी कैपेसिटी है, उसमें काम करा नहीं करा, काम करा तो वर्क हो जाएगा, समझ आ रही है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो लिख लो फटाक से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में लिखो the sum of potential energy and kinetic energy, the sum of potential energy and the kinetic energy of an object would be same at all the points. It is called total mechanical energy. इट इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, के प्लस पी, ठीक है। क्या था भैया, के प्लस पी। अब लिख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can only be transformed from one form to another. Energy can only be transformed from one form to another. It can neither be created nor be destroyed. It can neither be created nor be destroyed. साउंड के बारे में बात करेंगे।
साउंड वाला चैप्टर 9 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउंड में जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा, समझ लेने इस बात को, ठीक है। साउंड में जो भी क्वेश्चन आएगा, सेल से आया था यहीं से आएगा। 9th का साउंड वाले चैप्टर में साउंड के सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओके, साउंड क्या होती है? आवाज, ठीक है। लाउडनेस, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेरी गुड। तो साउंड्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, अच्छा बोला, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। हमारी बॉडी में क्या वाइब्रेट करता है जब साउंड प्रोड्यूस करेगा? वोकल कॉर्ड, ये वाइब्रेट करता है। देन यहाँ पे टच करके देखो बोलते हुए हु ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही है? साइंस एकदम गेम है, मस्त से पढ़ना है, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है ठीक है ठीक है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है साउंड। तो बेसिकली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस साउंड। अब साउंड के बारे में आती है कहानी कि भाई ट्रेवल कैसे करती है। ट्रेवल कैसे करती है रे मनीष यादव? हैं मैटर, यानी साउंड नीड्स अ मीडियम, मीडियम मीडियम मीडियम, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, राइट। साउंड को मीडियम चाहिए, साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। आप ध्यान से सुना रहे, सुनो भाई अनुराग, आज तुम्हें साउंड प्रोड्यूस करना सिखाएंगे, करी तो होगी फिर ठीक है। तो होता क्या है, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। मीडियम चाहिए उसको चलने के लिए। मीडियम में क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। तो जब वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होती है, टू एंड फ्रो, है ना, टू एंड फ्रो होती है, ऐसे ऐसे हम ऐसे करके मस्त एकदम टू एंड फ्रो, ठीक है। यानी जब टू होता है, यानी जब धक्का मार रहा है कोई किसी चीज को, समझ रहे ध्यान से। जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा तुम लोगों ने, इसका एक्सपेरिमेंट भी करा होगा, देखा है? रबर पैड पे मारते हैं, फिर इसको हिलता है ऐसे से, है ना, वाइब्रेट करता है। तो जब ये टू यानी आगे की तरफ मूव करता है, आज मैकेनिज्म समझ लो होता क्या है, अच्छे से समझा रहा हूं, पिछले बैच में नहीं समझाया था, इस बार समझ लो। तो जब टू होता है यानी आगे मूव करता है, तो वो जब आगे मूव कर रहा है, कोई बॉडी आगे मूव कर रही है, यानी उसने अपने आगे वाली एयर पार्टिकल्स को क्या करा? कंप्रेस कर दिया नहीं करा? आगे की तरफ धक्का मारा, है ना। और जब पीछे जा रहा है यानी कि थोड़ा सा कम धक्का मार रहा है। आ रही है समझ में? तो जब भी टू मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो कंप्रेशन आएगा, यानी कि व्हाट विल हैव, देयर इज अ डेंसिटी ऑफ प्रेशर। ये वाला डायग्राम देखो, ओपन दिस डायग्राम, आगे तो दिख रहा है कंप्रेशन, मतलब जब आपका मामला टू मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो आपके पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा। जैसे ही वो पीछे की तरफ आएगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा आएगा, उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऐसे प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन इज बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, जैसे पेंडुलम मूव करता है टू एंड फ्रो, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। कंप्रेशन कब होगा? जब प्रेशर डेंसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की। क्यों हुई? क्योंकि वहां पे टू वाला मोशन आया, कंप्रेशन आया। समझ आ रही है? और फ्लो मोशन कौन सा होता है? जब वो दूर जा रहा है, जैसे मैंने बताया दूर गया, तो यानी ये पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ रही है कहानी? तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन के जो आपकी एनर्जी है, साउंड इज एनर्जी, तो एनर्जी ऐसे आगे ट्रेवल होती है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था वेव, वेव में क्या होता है? पानी आगे जाता है? नो, वेव एनर्जी आगे जाती है। पानी बस उसी एरिया में बस हल्का सा मूव करता है। कैसा मूव होता है? वहां पे कैसा हुआ था? सर्कुलर, राइट। यहां पे नॉर्मल टू एंड फ्रो मोशन। जो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी, साउंड वेव बोलते हैं तभी। ओके, समझ आ रही है? ये कहानी है भाई आपका साउंड में। साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला गया भाई। मैंने क्या बोला अभी? साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम। मीडियम यूज करती है कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। आगे बात समझ में? जिससे कि आपकी साउंड ट्रेवल करेगी। साउंड में मीडियम के पार्टिकल्स खुद ट्रेवल नहीं करते, आपस में धक्का मार मार के वेव को आगे बढ़ाते हैं। ये जो यहां पे जैसे बोल रहा हूं, ये यहां का एयर पार्टिकल वहां नहीं जा रहा है, ये वेव जा रही है मेरी वहां पे, एयर पार्टिकल टकराती हुई। समझ आ रही है? पार्टिकल यहीं पे अपने पोजिशन में मूव कर रहा है। आई बात समझ में?
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेव, इट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, और एक और चीज, क्योंकि मटेरियल जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स क्या हैं, मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव। क्या है ये, मैकेनिकल वेव, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। आपके साउंड को क्या बोलते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं और एक मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, बिकॉज इट पासेस थ्रू द मीडियम, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव। मीडियम मूव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोला गया, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल, यू सेड दैट इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अर्थक्वेक से रिलेटेड पढ़ा था बहुत मैंने, आपने पढ़ाया तो वो ऐसी चलती है ना, ऐसे नहीं चलती ना। क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। ओके, द टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल बोला गया। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एग्जांपल लाइट। ओके, लाइट एग्जांपल, ट्रांसवर्स वेव, काइंड ऑफ दैट थिंग। पर भी हम जैसे मैं थर्ड फ्लोर पे चिल्ला के नीचे बुला रहा हूं तो वो ऐसे जाएगी ना, वो तो तो आवाज भी तो फिर ऐसे ही जा रही है, आवाज ऐसे जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन, ऐसा कुछ होता है ना। सेम डायरेक्शन। लाइट भी तो सीधी जाती है। हाँ, लाइट सीधी जाती है, लेकिन पार्टिकल जो उससे जो मूवमेंट होती है एक्चुअल में वो होती है, कहते हैं ट्रांसफर, परपेंडिकुलरली होती है, ऐसे नहीं होती। और एक और चीज, लाइट का तो अलग एग्जांपल, एक ट्रांसफर वेव का एग्जांपल बताया मैंने। बेसिकली लाइट में तो पार्टिकल मूव ही नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, बट इन दैट की मतलब कि ऐसे प्रॉपर तरीके मूव नहीं कर रहे हैं पार्टिकल्स, इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। ओके, बताएंगे और बच्चे क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल समझ आया क्या कहानी है, ये कहानी होगी लॉन्गिट्यूडनल की। इसमें लिख लो हल्का फुल्का, लिखो लिखो रे फिर। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, तेज से लिखो थोड़ा सा ना। साउंड्स नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तेज से लिखो भाई, ये स्पीड है जो तेज सबसे। अभी तेज करवा दूंगा। कौन वेव, इट ट्रेवल्स बाय फॉर्मिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तेज तेज, रेयरफैक्शन, मुझे देख के नहीं, रेयरफैक्शंस। In sound wave, particles vibrate in direction parallel to the direction of motion. सीधा नहीं। परफेक्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। ट्रांसवर्स वेव नहीं लिखा, नॉर्मली पता है, ठीक है, लास्ट लिख लो, लाइट इज अ ट्रांसफर वेव, आगे लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। देखो होता क्या है, जो आपने वहां पे करा था, याद है वेव में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कुछ, रिमेंबर, क्रेस्ट एंड ट्रोफ। तो बुक में भी डायग्राम देखो, समझ जाओगे। जहां पे कंप्रेशन होता है, जहां पे कंप्रेशन होता है उसे क्या बोला गया, क्रेस्ट। क्या बोला गया, क्रेस्ट बोला गया। ओके, और जहां पे वैली बन रही है, वैली बन रही है, नहीं जैसे दो पहाड़ों के बीच में वैली, डीप, यानी इसे ट्रो बोला गया। क्या बोला गया, TROUGS, ट्रो। समझ आ गई, ये नाम है, बता रहा हूं, ये रेयरफैक्शन वाला एरिया है और वो कंप्रेशन वाला एरिया है। समझ आ गई भाई, इतनी सी कहानी। और क्या होता है इसमें, देखो आपका कहते हैं, देखो ये एक वन ऑसिलेशन है, यहां से उठी यानी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन, ये प्रॉपर यहां से यहां तक क्या है, एक ऑसिलेशन हो गया ना, एक ऑसिलेशन प्रॉपर, ये सेकंड ऑसिलेशन। समझ आ रहा है, ये ऑसिलेशन क्या हो गया, एक कंप्रेशन से आई फिर से दूसरे एरिया में चली गई, उसी एरिया जहां से निकली वहां से, चाहे यहां से लगा लो चाहे यहां से लगा लो, एक ही बात है, एक कंप्लीट राउंड, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होना चाहिए। ये कंप्लीट ऑसिलेशन है, ठीक है। साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, देखो वेवलेंथ सबसे पहले, क्या वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रो, क्या बोलते हैं उसे, वेवलेंथ, यानी उसे बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलेंगे उसे, लैम्बडा।
ये शायद 11th लेटर होता है ग्रीक का, ठीक है। 13th न्यू होता है, 15th होता है आपका, 15 क्या होता है, अल्फा बीटा क्या अल्फा बीटा गामा जेटा पेटा 11th या 13 होता है, ऑड नंबर्स में 11th है। 11th लैम्बडा, न्यू इज 13th, 15th इज ओमिक्रॉन वायरस 15वां, और पाई जो है 15वां अरे उनके ABCD जैसे अपने 26 हैं उनके 24 है, तो 15th उनका ओमिक्रॉन है। इनका पाई जो पाई पढ़ते हो आप, पाई 22 है 7, इनका 16 है। ओके, अच्छे लगे मुझे लिख लिए, नॉट यूजफुल फॉर एग्जाम, बस बता रहा हूँ अपना मजे लेने के लिए, जीएस ठीक है। GS तो बहुत है, लाइक एक नया जानने के लिए तो लिख लिया मैंने। खैर, तो ये कहानी है, ठीक है। तो लैम्डा समझ आया क्या है, फ्रीक्वेंसी देखो, ऑसिलेशन बता दिया, ऑसिलेशन 1 ऑसिलेशन 2 ऑसिलेशन, समझ आ रही है। अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एक टर्म आती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, समझ आ गई। एक पर यूनिट टाइम, चाहे सेकंड ले लो, चाहे मिनट ले लो, चाहे कुछ भी, पर यूनिट टाइम, एक टाइम पीरियड में कितनी ज्यादा ऑसिलेशन हो रही है, कितनी बारी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है भाई, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, समझ आ गई। तो फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब एक ऑसिलेशंस को लेने में कितना, देखो देख रहे हो, एक ऑसिलेशन को लेने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। सिंपल सी बात, एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम पीरियड लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी को और कैसे फॉर्मूला 1/T से दर्शाते हैं, 1/T इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पासिंग पर यूनिट टाइम, टाइम इज टाइम पीरियड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट्स क्या होती है इसकी, हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, उनके नाम पे रिस्पेक्टफुल होने के कारण दे दिया उनको, बोला ठीक है तुमने कुछ करा है, अच्छी बात है, तो फ्रीक्वेंसी यूनिट उनके नाम पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझ आया, फ्रीक्वेंसी लिख लो, इसको लिखते जाओ फटाक से, ये डायग्राम बना लो फटाक से, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बना लिया डायग्राम। फ्रीक्वेंसी तो वेक्टर हुई ना, फ्रीक्वेंसी वेक्टर कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन है। कहाँ है डायरेक्शन, एक ही तो बात है। अभी इसमें स्केलर वेक्टर मत फंसो, ये नॉर्मल चीज है, इसमें ऐसा तो नहीं लगता मुझे, नॉर्मल है, ठीक है। डेंसिटी प्रेशर वाली बात है नहीं है, ओके। डेंसिटी तो है उसकी, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम इज बेसिकली स्केलर, प्रेशर स्केलर, वही तो नाप रहे हैं बुक में, देखो डायग्राम, प्रेशर हो, प्रेशर की फ्रीक्वेंसी नाप रहे हैं हम लोग, स्केलर होगा, ठीक है। तो लिख लो ये चीज, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या लिखा है, पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू 1/T, पर यूनिट है पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, कोई भी टाइम ले सकते हैं, कितने मिनट में गई, कितने सेकंड में गई, कितने घंटे में गई, ये तो वेव वाला ये वो जो हाँ वही वही सेम है, तभी तो साउंड इज अ वेव, साउंड इज अ वेव ना, वही प्रॉपर्टी है। लैम्डा लिखो, लिखो वेवलेंथ, लिखो लिखो फटाक से, वेवलेंथ, वेवलेंथ लिखो टू लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो, समझ आ गई। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी लिखो, जल्दी लिखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक होता है पिच, पिच, ठीक है। पिच क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होता है। देखो क्या हुआ, दो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक टाइम पे बजे, दोनों की स्पीड सेम थी, मीडियम सेम था, एयर से आ रहा है, ठीक है, सब कुछ सेम था, लेकिन क्या हुआ, आपका कान दोनों की म्यूजिक नोट्स को अलग अलग वे में इंटरप्रेट करता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ पिच ऑफ दैट साउंड। पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। हाई पिच वॉइस बच्चों की, लड़कियों की हाई पिच वॉइस होती है, लड़कों की ज्यादा लाउड होती है, कम पिच, लेस पिच वॉइस। लिख लो, पिच इज हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स, जैसा आपका दिमाग इंटरप्रेट करता है, पिच इज
हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड। फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उसको जैसे ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है उसे पिच बोलेंगे। लिख लो इसमें साउंड, एमिटेड साउंड लिखो। इसमें एक बड़ा अच्छी सी बात लिखो, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में देखेगी बहुत बार। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, जितनी तेज से वाइब्रेट करेगा यानी ऑसिलेशन ज्यादा होंगी, है ना। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स दैट इज हायर इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? That is high. हायर इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज हायर इज द पिच। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा होगी, याद रखना इसको जिंदगी भर, ये रामबाण। ठीक है रे। अब देखो ये चीज, इधर देखो, ये एम्पलीट्यूड कितनी इंटेंसिटी है प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, देखो मुझे देख के बताऊं, ये बताएगा लड़का। तो पिच इज बेसिकली ऑसिलेशन ज्यादा है ना। तो पिच ये होगी कितनी, एकदम इतनी ज्यादा ऑसिलेशन एक बार में, हाई पिच वॉइस। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा है, समझ आ रही है। लो पिच वॉइस लेकिन एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बूढ़ा इंसान चिल्ला रहा है, आ जाओ भाई। ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये है, और ये क्या है? एम्पलीट्यूड भी ज्यादा, पिच भी ज्यादा, गुस्सा आ रहा है किसी को भी हो सकता है। ये फ्रीक्वेंसी ठीक है, ये ऑसिलेशंस होगी। फ्रीक्वेंसी होगी बहुत सारी ऑसिलेशन एक टाइम में। फ्रीक्वेंसी जैसे ये वाला पिच होगा, मतलब पिच इज बेसिकली हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स योर ऑसिलेशन। तो उस ग्राफ में नहीं होगा। नो, तो ब्रेन की कोई क्वालिटी है, जैसा उसको सुनाई दिया। ओके, तो एम्पलीट्यूड समझा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिख लो एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड पिच बोलो तो बस तीखी आवाज ना। तीखी आवाज, परफेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ साउंड, magnitude of intensity of a sound, magnitude of the intensity of a sound is called the amplitude, noted by frequency आगे 1/t लिख लिया है ना, और न्यू बोलते हैं ना इसको। देखो इधर, frequency is equal to called न्यू, nu is equal to 1/t। इसकी यूनिट हर्ट्ज भी हो सकती है, इसकी यूनिट और क्या हो सकती है? पर सेकेंड हो सकती है ना, पर मीटर -1 भी हो सकती है। आया था क्वेश्चन इस बार, 4 बार यूनिट दी, बच्चे को फॉर्मूला पता होता, हर एक यूनिट हो सकती है इसकी, हर्ट्ज भी हो सकती है। टाइम का इन्वर्स कर दो सीधा, अब कोई भी टाइम हो, आर, मीटर, मिनट या फिर कुछ भी, पर यूनिट टाइम। अब मेरी मर्जी में कैसे किस स्केल पे निकाल रहा हूं फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एम्पलीट्यूड समझ आया। अब आता है कि स्पीड ऑफ साउंड। क्या स्पीड ऑफ साउंड? देखो रे, स्पीड का फॉर्मूला क्या था रिवंश? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। फॉर्मूला हर जगह सेम है। इधर देखो अब सारे, इसका डिस्टेंस क्या था यहाँ पे? लैम्डा था, नहीं था? और 1/t क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो लैम्डा न्यू बे, म्यू नहीं न्यू, न्यू क्या है? न्यू। तो v यानी स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ये फॉर्मूला बहुत बार आता है सीडीएस में, देखना आगे पीछे कर देते हैं वैल्यू। अब बेसिक फॉर्मूला यहां से आ जाता है, इसलिए ड्राइव करना सिखा रहा हूं, डेरिवेशन 5 मार्क्स की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू लैम्डा न्यू। पता लगा न्यू क्यों आया ऊपर? नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। किसी की भी स्पीड चाहे लाइट वेव होती तो यहाँ पे c हो जाता। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो c इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है और v इक्वल टू लैम्डा न्यू भी हो सकता है, सेम ही चीज है। वो भी तो वेव ही एक तरीके की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन समझ आया? मैं न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर सिर्फ फॉर्मूला आएगा? इसमें अगर मैं बोल दूं कि स्पीड ऑफ साउंड 10 है और डिस्टेंस है 5 तो डर जाओगे? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जनरल। फिर तो जनरल हो गए, बोलो आ जाए कुछ भी, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक चीज आएंगी। ठीक है, तो लिख लो। ओके, किस में ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड? लिख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पानी बाद में पीना, लिख लो जल्दी। लिखा हुआ है पिछले उसमें तो लिख लो दोबारा।
मैक, स्पीड ऑफ साउंड लिख लो, 1 मैक इक्वल्स टू 343 किलोमीटर पर सॉरी मीटर पर सेकेंड। इक्वल्स टू 43, अबे 3 पॉइंट नहीं 343, मीटर पर सेकंड पता है। हाँ 344 भी होता है कभी कभी, तो डरना मत, 343 इज एवरेज। 343 मीटर पर सेकंड। हाँ 343 मीटर पर सेकंड पे जाती है साउंड आपकी। सेकंड में 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाओ, लिखो किलोमीटर पर आवर 1 2 3 4.8 किलोमीटर पर आवर, है ना इजी। 2 3 क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 0.8 3। ये होती है स्पीड ऑफ साउंड। इससे तेज उड़ाओगे तो जेट ही उड़ते हैं आपके, है ना। अभी इससे तेज उड़ाएंगे सुपरसोनिक बोलते हैं, इससे नहीं लो सबसोनिक, 5 मैक से ज्यादा हाइपरसोनिक। तो यही कहानी है, ठीक है। तो ये है 1 मैक, लिख लिया MACH मैक। उससे तेज शक्तिमान। शक्तिमान घुमाएंगे। उंगलियां से करते गोल हो जाता था। अब कहानी आती है साउंड। देखो यार क्या होता है, साउंड रिफ्लेक्ट भी करती है, ठीक है, टकराती है, गूंजती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छा मतलब एडवांटेज भी है। प्रॉब्लम क्या होती है, नॉइस क्रिएशन करती है। जैसे हॉल में जाएंगे आप, अगर वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं होंगे तो आवाज़ गूंजेगी, ठीक है। तो एक बात को 10 बार रिपीट हो जाएगा, तो इज इट रिवर्बरेशन ऑफ द साउंड, राइट, ये मामला होगा। तो हॉल्स में क्या लगे होते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगे होते हैं, ठीक है, जैसे रफ फाइबर्स, फाइबर बोर्ड लगे होते हैं, ड्रेपरीज लगी होती हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। समझा इतना सा। तो ये कहानी है। अच्छाई कहाँ पे है इसका, मतलब इसका एडवांटेज क्या है, स्टेथोस्कोप वगैरह है ना, रिफ्लेक्ट होकर आती है आपके डॉक्टर के कानों तक। लाउड स्पीकर इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि रिफ्लेक्ट होकर सीधा ऑडियंस तक जाए। तो बेसिक है, नॉर्मल सा, कोई ऐसा इसमें खास नहीं है। सो दिस इज द थिंग, ओके। अब आता है एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, कम किसकी होती है, ज़्यादा किसकी, तो लिख लो क्या है ऑडिबल रेंज हमारी, लिख लो द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये होती है, देखो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 से 20,000 हर्ट्ज। इतनी रेंज में अगर आवाज कोई बोलेगा देगा, हमें आवाज आ जाएगी, ठीक है। ह्यूमन ईयर क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इससे नीचे जब होती हैं 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से यानी 20,000 से ज्यादा होती हैं तो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वाली उनको, अल्ट्रासोनिक साउंड। समझ आ रही इतनी सी बात, अभी बोलो ना, ठीक है। ये निकालते हैं आपके बैट्स, प्रोपोइजेस, रैट, डॉल्फिन्स, चिल्ड्रन में निकालते हैं बच्चे। देखें छोटे बच्चे अपने हंसते रहते हैं, बोलते बहमाता आ गई, बहमाता। चिल्ड्रन बिलो 5 years, बालक अपने अपने हंसते रहते हैं। डॉग्स, बाऊ बूढ़े भी निकाल के वो भी हंस जाते हैं सोते सोते। ठीक है। तो ये लोग क्या निकालते हैं आपके, अल्ट्रासाउंड। तो हमें सुनाई नहीं देती नहीं। नहीं, ठीक है, भौंकने वाली अलग है, बिना भौंकने वाली अलग है, ठीक है। मैं रेड से पहले गए थे। प्रोपोइजेस, मछली की तरह जानवर होता है, पानी वाला जानवर है, ठीक है, प्रोपोइजेस, टॉर्टोइस का भाई है। तब ठीक है। अब आता है आपका इंफ्रासोनिक, कौन निकालते हैं, वेल कौन बोला था बे, मनीष बोला था। वो तो उधर से आया था साउंड।
मनीष बोला था ना, आई हैव क्लियर ईयर्स। टोपा उतार के बात करो तुम, टोपा पहन के आए हो, ठंड हो रही है भैया आज। ठीक है। राइनोसोरस, ई फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी निकालता है आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी, तो इसलिए भाग जाते हैं ना डायनासोर। जब भी डायनासोर भागते हो देखें, तुम खाना दे रहे हो फिर भी भाग रहे हो, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। तुमको पता ठीक है, यही जानवर है वो, कुत्ते नहीं भागते, यही जानवर है। ठीक, कहानी सुनी होंगी कुत्तों वाली, कौन सी? ठीक है। वेल्स, खाना डाला वेल भाग गई, समझ जाना क्या आ रहा है, ठीक है। या तो और एलिफेंट, हाथी, हाथी आगे वे हाथी, हाथी जब इधर उधर पैं पैं करना शुरू हो जाए, समझ जाना संकेत दे दिया गणेश भगवान ने, या तो निकल लो या तो निकल ही लोगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। इंफ्रासोनिक साउंड समझ आया, अल्ट्रासाउंड समझ आया। तो ये कहानी है इनकी, बेसिक है, नॉर्मल स्टेज। अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूज होते हैं, वेरी यूजफुल साउंड, लिख लो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। नंबर 1, बताता रहता हूं, लिखवाता रहता हूं। क्या होता है, कभी कभी आप जब क्लीनिंग करते हैं मशीन के पार्ट्स की, आपके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, छोटी छोटी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उन मशीन पार्ट्स को क्या करते हैं, उन मशीन के पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स हैं हार्ड टू रीच एरियाज, उनको हम एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशन में। वो सॉल्यूशन अल्ट्रासाउंड पास करवाते हैं, तो वाइब्रेट करके वो उनको डर्ट को निकाल देती है। तो लिख लो, पहला क्या है काम, हेल्पफुल इन क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स located at hard to reach places, helpful in cleaning of parts located at hard to reach places। समझ आया, इतनी सी बात, छोटी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये डायग्राम खोलो रे फटाक से, ओपन द बुक, आगे आगे पलटो। और बस देखो डायग्राम नीचे, वो जो डब्बा बना हुआ है दिख रहा है, क्या होता है, तुमने देखा होगा ये बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, है ना, इतना मोटा मोटा लोहा होता है इनका। मान लो बीच में से अगर ये खोखला हुआ तो पंगा नहीं हो जाएगा, तो उनकी लाइफ कम हो जाती है। फ्लाईओवर्स के लोहे देखेंगे तो जो मेट्रो में कभी देखना हो, जो पिलर्स होते हैं गोल गोल, मान लो बीच में से अगर उनका हल्का सा भी क्रैक हुआ तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ से कम हो जाएगी और कभी भी मिस हैपनिंग हो सकती है। समझाया, जो उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ निकालते हैं वो इस टाइप से निकालते हैं कि आपका ये मटेरियल जो बना है प्रॉपर तरीके से फिट एंड फाइनल है। अब कैसे पता लगाते हैं कि अंदर कोई होल तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड से। देखो उस डब्बे को, उस लोहे के डब्बे से किसी से भी पार्ट से अल्ट्रासाउंड को पास करवाते हैं। इफ देयर इज अ क्रैक, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ऑर्डिनरी साउंड को भेजते, वो बैंड होके आगे निकल जाती, वापस नहीं आती, वो ऐसे बैंड हो जाती क्रैक से, समझा गई। तो हेल्पफुल है अल्ट्रासाउंड क्रैक का पता लगाने में आपके, ठीक है। अंदर ये जो आपके बड़े बड़े जो डिटेक्टर हैं, मतलब ये लिखो, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। समझ आ गई भाई। नेक्स्ट लिखो, क्रैक्स एंड फ्लॉज। नेक्स्ट इज मेटल, क्या था मेटल, मेटल ब्लॉक्स। हार्ट की इमेज निकालने के लिए आती है इकोकार्डियोग्राफी, लिख लो। आपका अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, तो इकोकार्डियोग्राफी के लिए काम आती है, हार्ट की इमेज बनाती है, लिख लो। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। और कहाँ के पे यूज होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आप, किडनी का, लीवर का, पेट का, फलाने का, ढिमकाने का, सब हो जाता है, मस्त डिटेक्ट हो जाता है मामला, अल्ट्रासाउंड। और क्या है, अल्ट्रासाउंड में तो इमेज सी आती है, इमेज आती है कि वो इमेज बनाती है। क्या होता है, हमारे अलग अलग हमारे जो टिश्यूज हैं अलग अलग डेंसिटी है, कहीं पे वो ज़्यादा इकट्ठे हैं, कहीं पे ज़्यादा कम है, तो डेंसिटी के हिसाब से वो इमेज बनाती जाती है। तो जो इमेज आती है वो डेंसिटी की इमेज आती है, और पता लग जाता है हमारी, अगर पत्थर हुए किडनी में पता लग जाएगा इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा कैसे होगी, इतनी तो होती नहीं है मास की, समझ आ जाएगा स्टोन है। समझ आ रही है, इस टाइप से डेंसिटी के बेसिस पे आपका वो इमेज बनाती है। वो जेल लगाते हैं, वो क्या होता है भैया, जिसे पैर में जेल लगा देते हैं, वेरी गुड, उस पे फिर राइट डाउन। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड,
अल्ट्रासाउंड, अब हम लोग भैया पर्ची क्यों बनाते हैं? नहीं भैया आपको अरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है भाई, ठीक है लिख लो कि भाई अल्ट्रासाउंड इज यूज टू किल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किल स्टोन्स एंड किडनीज, ठीक है। ब्रेक बोलेंगे, ब्रेक, जान से थोड़ी मारते स्टोन को, स्टोन से जान से मारते हैं। यूज टू ब्रेक स्टोन इन किडनीज, राइट, सो दैट दे कैन बी कम आउट विद यूरिन, ठीक है रे। और कहाँ होती है अल्ट्रासाउंड? सोनार में, शिप्स होती हैं, गाजी अटैक देखी है? सोनार मस्त मूवी है, देखिए गाजी अटैक, सोनार में यूज होती है, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है इसमें। बता दो भैया पर फिर भी, हाँ मतलब मुझे पता है वो ऐसे होता है, फिर भी बता दो। ये शिप है, हाँ। ध्यान से, ठीक है, चलो फ्लाइट कर देते हैं थोड़ी सी। शिप है, इसमें एक डिटेक्टर लगा होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है, सपोज ट्रांसमीटर जैसे डिटेक्टर। ये सी बेड है, क्या करते हैं वो लोग? अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, ये जहाँ से टकराती है वहाँ से वापस आती है, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। क्योंकि हमें ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड की क्या पता है? स्पीड पता है, टाइम पता है, कितना टाइम कैलकुलेट करना, टाइम कितने मिनट ट्रांसमीटर से गई और इतना हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइम में हमने जो भेजी थी और कितने टाइम में आई। ये दो चीज़ें हमें पता होती हैं। डिस्टेंस आ जाता है किस फॉर्मूले से? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस में क्या है? अगर इसको डी है तो ये भी डी है, तो 2d आएंगे ना। तो 2d इक्वल्स टू s इंटू टी, और जब एक्चुअल डिस्टेंस पूछे तो हाफ कर देना बाद में, समझ आएगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो दिस इज द बेसिस ऑफ सोनार, ओके। अब ह्यूमन ईयर लिख लो, ह्यूमन ईयर के बारे में लिखो पहले फटाक से। ह्यूमन ईयर जो आपका कान होता है, पहला एक वर्ड लिखो, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम या फिर टिम्फेटिक मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं? ईयर ड्रम या फिर टिम्फेटिक मेम्ब्रेन। स्पेलिंग बताऊं? TYMPNIC, टिम्फेनिक, आई एम सॉरी, टिम्फेनिक टिम्फेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। अगली हेडिंग डालो एक, इसी में मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या होता है? इसका मैं प्रोसेस बताऊंगा, अभी इसमें लिखने वाली बात नहीं है। मिडल ईयर के बारे में लो, मिडल ईयर हेडिंग डालो इसमें। मिडल ईयर इज हैमर, एनविल, स्टिरअप, 3 मसल्स है मिडल ईयर में। हैमर हथौड़ा, एनविल ये तो बोन है, बिल्कुल वही बोन, हैमर, एनविल, ANVIL, एनविल, एंड स्टिरअप, STIRRUP, स्टिरअप, ठीक है। हैमर, एनविल, स्टिरअप। अगला लिखो इनर ईयर। इनर ईयर में एक वर्ड लिखो बस, खोखलिया, COCHLEA, COCHLEA, इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है भाई। तो बोन्स है बेसिकली, राइट। क्या होता है देखो, आपके कान का पर्दा जो होता है उसे बोलते हैं ईयर ड्रम, ओके। मैंने बताया अभी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन से। और कैसे होती है ये? कैसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन? वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी से हुई, राइट और नॉट। तो होता क्या है, ध्यान से देखो रे, इधर देखो, साउंड आ रही है आपके कान की तरफ, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में ईयर ड्रम पे जाके लगती है। ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन की वजह से। जैसे ही कंप्रेशन उस पर लगता है अंदर की तरफ जाता है। बाहर कब आता है? जब रेयरफैक्शन पहुंचता है उस पर, समझ रहे हैं? ऐसे हो रहा है, आ रही हो समझ में? तो ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से वो भी अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड, राइट और नॉट। वो साउंड पहुंचती है मिडल ईयर पे। आगे बात समझ में? प्रेशर वेरिएशन जा रहा है, साउंड वेव जा रही है अंदर, मिडल ईयर पे जाती है। मिडल ईयर में कौन कौन सी है? हैमर, एनविल, स्टिरअप। ये तीनों बोन्स एम्पलीफाई कर देती है उन साउंड के सिग्नल्स को, उन प्रेशर वेरिएंस को एम्पलीफाई बढ़ा देती हैं, बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पे तो बहुत धीरे धीरे होता है, तुम्हें फील भी नहीं होता कि वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे फील होता है कि मैं वाइब्रेट कर रहा है, बहुत कम, लिटिल। तो अंदर वाली जो मिडल ईयर है, लिख लो इसमें मिडल ईयर के सामने, तीनों के सामने, दे एम्पलीफाई द प्रेशर वेरिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द ईयर ड्रम। एम्पलीफिकेशन का काम होता है इनका, बढ़ाने का काम होता है। अरे समझ में रे, इनका मेन काम ही है।
ये प्रेशर वेरिएशन जाता है आपका इनर ईयर के पास, दैट इज खोखलिया। कोक्लिया क्या करता है, लिख लो कोक्लिया, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाएगा ना अंदर। जैसे माइक क्या करता है, हमारे जो माइक है देखो इधर, दिस माइक क्या कर रहा है, ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहुंचा रहा है ताकि अंदर जाए, राइट। तो इट कोक्लिया काम करता है ये वाला काम, इट कन्वर्ट्स द एम्प्लीफाइड साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स के पास, नर्व्स ब्रेन से जुड़ी होती है, वो ब्रेन में पहुंचाती है, वो फिर उसको बताता है कि अच्छा ये बोला है उस बंदे ने, फिर जवाब। कितना तेज होता है ये प्रोसेस, देख रहे हो। अमेजिंग बॉडी भगवान ने मस्त बनाई है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ईयर। यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट क्या कहते हैं करता है। दिस इज ऑल अबाउट साउंड। ये जो बाकी ये चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, करवा रखा है तुम लोगों को पहले ही। इनके जो डिजीज के नाम है सिर्फ, बैक्टीरिया क्या करता है पे, एक चीज लिख लो बस, एक चीज लिखो जो मेन चीज है इसमें, तीनों चैप्टर में से बस एक ही मेन है इसमें। ये प्लांट्स को 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, लिख लो। प्लांट्स रिक्वायर 16 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। प्लांट्स रिक्वायर 16 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। देखिए देते हैं, न्यूट्रिएंट डालते हो ना आप, खाद वगैरह, उसकी बात हो रही है। तो 16 टाइप के मिलते हैं इनको, ठीक है। इसको प्लांट को एयर से क्या मिल जाता है, एयर से मिल जाता है इसको O2 मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, एयर से O2 मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी प्लांट को, राइट। वाटर से क्या मिल जाता है, H2O, हाइड्रोजन मिल जाती है वाटर से, और साथ में लिटिल अमाउंट ऑफ O2 भी मिल जाती है, ठीक है, ज्यादा यहां से मिलती है। तो बेसिकली कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, है ना। ये एयर वाटर से तो इतना मिलता है। अब सॉइल प्रोवाइड करती है 13, मैंने बताया टोटल कितने लेते हैं प्लांट, 16 3 तो मिल गए यहां से, 13 देता है कौन, सॉइल। 13 में से 6 मेजर होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और कितने बचे, 7 माइनर न्यूट्रिएंट्स। 7 कितने होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स, और आपके मेजर कितने होते हैं, 6, ठीक है। माइनर सॉरी माइक्रो मैक्रो, दिस इज मैक्रो, मेजर बोले तो मैक्रो, मैक्रो मेजर हुई ज्यादा अमाउंट में, मैक्रो, और ये माइक्रो, समझ आ गई। तो ये सॉइल देती है, ये 13 कौन दे रहा है, सॉइल, समझ आ गई। तो समझ में क्वेश्चन नहीं पूछता है सॉइल से कितने न्यूट्रिएंट लेती है हमारी प्लांट, 13 न्यूट्रिएंट लेती है। 13 में से मेजर यानी मैक्रो कौन से है, मेजर अमाउंट में 6, और 7 कौन से माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए उसको, ठीक है भाई। कहानी क्वेश्चन इसमें आता है, 4 ऑप्शन आएंगे, बोले इसमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो एक ही याद कर लो, अपने आप बाकी क्लियर हो जाएंगे। तो लिख लो, ये तो पता ही है तुमको, मेजर वाले सबको पता होते हैं, यानी मैक्रो वाले जो मेजर अमाउंट में चाहिए। NPK पता है नहीं पता, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, कामगस। तो ये कहानी है, 6 याद हो जाएंगे अपने आप, इसको याद कर लो, 7वें को उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही क्लियर हो जाना है, ठीक है। बाकी लिख भी लो, लेकिन 7 माइक्रो, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिबेडनम, हो गए 7। ये था इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में एंड में। धूप से नहीं लेते कुछ, सनलाइट न्यूट्रिएंट है,
ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बेसिकली। एनर्जी हो तो लाइट एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे अलग एनर्जी मिलती है। ये कचरे का डब्बा है, फेंक दियो बाहर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट 9th क्लास। बाकी चैप्टर पढ़ना, समझ आ जाएगा। ओके